नमस्ते बच्चों। चलिए हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस देख रहे थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 4 तरह के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लोगों ने बात की। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका कि pH 7 होता है, इसमें किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। दूसरा फिर हम लोगों ने देखा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका pH हम लोग लिखे थे हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? तो बेसिक होता है, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग देखे थे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका pH का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C, इसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है। और लास्ट केस हम लोग ने देखा था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि K और Kb में क्या रिलेशन है। अगर Ka बड़ा होता था Kb से तो सॉल्यूशन एसिडिक होता था, अगर Ka छोटा होता था Kb से तो सॉल्यूशन बेसिक होता था, और अगर K Kb इक्वल होते थे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता था। इसके pH का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, ठीक है। चलिए, तो ये 4 तरह के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने देखा था, उनके लिए सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं। जैसे बोला जाता है कि कोई वीक एसिड ले रहे हैं, कोई वीक एसिड, जैसे सपोज करिए CH3COH ले लिया गया, कोई वीक एसिड, ठीक है, और इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दे रहे हैं। कोई वीक एसिड ले रहे हैं और इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दे रहे हैं, जैसे सपोज करिए NaOH से करा दे रहे हैं। तो बोला जाता है कि जो रिएक्शन होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करिए। अच्छा, अगर इन दोनों का रिएक्शन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? तो CH3CONa बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। हमें बोला जाता है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो CH3COH ये तो एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड का मतलब पार्शियली डिसोसिएटेड होगा। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएटेड है, बट NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहेगा नहीं, Na प्लस और OH माइनस में, है ना, Na प्लस और OH माइनस में। और CH3CONa क्या है? ये भी एक सॉल्ट है, और सॉल्ट्स जितने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे लिए, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहेगा CH3CO माइनस और Na प्लस में। ये Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएटेड है, और ये CH3CO माइनस और Na प्लस में डिसोसिएटेड है। Na प्लस इधर भी है और Na प्लस इधर भी है, सेम वही चीज़ है। तो इसको यहाँ लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है? CH3COH का रिएक्शन OH माइनस से हो रहा है, जिससे CH3CO माइनस बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। तो हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो अगर इस रिएक्शन को रिवर्स में देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है? तो CH3CO माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है एक तरह से, नहीं, रिवर्स में अगर देखा जाए तो CH3CO माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जिससे CH3COH बन रहा है और साथ में OH माइनस बन रहा है। तो रिवर्स में देख रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस दिखाई दे रहा है, मतलब रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो 1/KH, और KH हम लोग लिखते हैं KW/K, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K/KW। तो अगर इसका K पता है तो हम लोग इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन होता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? तो K/KW। लिख लीजिए इसको। लिख लिया? चलिए, एक चीज़ और होती है, जैसे CH3COH क्या है? एसिड है, एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? CH3CO माइनस, ठीक है ना।
इसका कॉन्जुगेट बेस है CH3CO-। एसिड के लिए हम लोग Ka डिफाइन करते हैं, ये हम लोग बोल रहे हैं बेस है तो इसका कुछ Kb होगा, है ना, CH3CO- का कुछ Kb होगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो इसका हम लोग Kb डिफाइन करेंगे। एसिड के लिए तो Ka डिफाइन करते हैं हम लोग। बात यह कि CH3CO- बेस की तरह बिहेव कैसे करेगा, तो जब CH3CO- को आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये वाटर से रिएक्ट कर लेगा, वाटर से रिएक्ट करके ये बनाएगा CH3COH और साथ में बनेगा OH-। तो इसको वाटर में ऐड करने से हमें OH- मिल रहा है तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो इसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, Kb। Kb किसका, CH3CO- का। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग KH भी बोलते थे, नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी बोला जाता था, नहीं, मतलब KH जो है वो किसके बराबर है यहाँ पे, Kb के बराबर। Kb मतलब किसका, तो CH3CO- का। और KH अगर याद हो तो हम लोग क्या लिखते थे, तो KW/Ka, और Ka किसका, तो Ka CH3COH का, अगर याद है ये बात तो। जो एसिड है उसी का Ka आएगा ना, तो यहाँ से Ka को अगर इधर ले आया जाए तो K फॉर CH3COH इंटू Kb फॉर CH3CO-। Ka for CH3COH into Kb for CH3CO- is equal to Kw। K इंटू Kb इज इक्वल टू क्या हो गया, Kw। लेकिन K किसका, CH3COH का, और Kb किसका, CH3CO- का। ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए K इंटू Kb की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो Kw के बराबर। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर K इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। K इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, या इसका नेगेटिव लॉग ले लिया जाए दोनों तरफ तो माइनस लॉग K माइनस लॉग Kb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw। माइनस लॉग K हो गया pKa और माइनस लॉग Kb हो गया pKb, तो pK प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। किसके लिए एप्लीकेबल है, तो फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। जैसे बोला गया F माइनस का pKb 9 है, तो बताइए HF का Ka कितना होगा। तो HF और F माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो F माइनस का pKb अगर 9 है तो 9 और ये 14 माइनस 9 कितना हो गया, 5, तो pK कितना हो गया, 5। pK अगर 5 है तो Ka कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁵। समझ आ रही बात? Ka की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁵। चलिए इसको नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ही है, बट थोड़े डिफरेंट तरीके के सॉल्ट का।
हम लोग जो सॉल्ट लिए थे कंप्लीट सॉल्ट, उसमें अगर वीक एसिड ले रहे थे तो मोनोबेसिक एसिड ले रहे थे, जैसे CH3CONA ले रहे थे या NaCN ले रहे थे या NaF ले रहे थे, इस तरह के सॉल्ट्स ले रहे थे ना। बट H3PO4 ये भी तो वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड, और इसका अगर कंप्लीट सॉल्ट बनाया जाए तो Na3PO4 बनेगा कंप्लीट सॉल्ट। तो इसको भी अगर वाटर में ऐड करेंगे तो Na+ आयन, 3 Na+ आयन मिलेगा और एक फॉस्फेट आयन मिलेगा, और फॉस्फेट आयन वीक एसिड से आ रहा है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा। बट इसका हाइड्रोलिसिस एक स्टेप में नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस 3 अलग अलग स्टेप में होगा। तो इस तरह के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, ये अब हम लोग को देखना है ये भी सॉल्ट ही, कंप्लीट सॉल्ट है ये भी, बट ये सॉल्ट ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, इसका कंप्लीट सॉल्ट है। ठीक है, तो लिखते हैं वहां पे, लिखिए केस 6। केस 6, सॉल्यूशन containing complete salt of weak polyprotic acid, solution containing complete salt of weak polyprotic acid। लिखा, जैसे एग्जांपल एक तो अभी लिखा ही था हम लोगों ने Na3PO4 या फिर Na2S, H2S से बना है ये, या फिर Na2C2O4 H2C2O4 से बना है, या फिर Na2CO3 H2CO3 से बना है, कार्बोनिक एसिड है ना, या फिर Na2HPO3, इसमें H दिख रहा है बट है ये कंप्लीट सॉल्ट, ये बन रहा है H3PO3 से। H3PO3 में 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, H3PO3 2 ही होते हैं, दोनों हमने निकाल दिए, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, H+ के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्ट्स अगर सॉल्यूशन में हो तो उनके लिए क्या करना है, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं Na3PO4 का। Na3PO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में हमें इसका कंसंट्रेशन दिया गया है, और जिस वीक एसिड से बना है, किससे बना है, तो H3PO4 से, तो उसका 3 K होता है, K1 K2 और K3, तो ये 3 वैल्यूज हमें दे दी गई हैं, K1 K2 और K3। ठीक है, तो होगा क्या, पहले जब आप Na3PO4 को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तब तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा Na+ आयन में और फॉस्फेट आयन में, Na+ आयन में और फॉस्फेट आयन में। अब फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, Na+ का तो होगा नहीं, फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। फॉस्फेट आयन वाटर से रिएक्ट करके बनाएगा H, वाटर से पहले एक H+ लेगा, HPO4-2, और साथ में बनेगा OH-, साथ में बनेगा OH-। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहलाएगा KH1। ठीक है, फिर ये जो बना है HPO4-2 आयन, ये फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, और ये वाटर से एक और H+ लेगा, बनाएगा H2PO4-, और साथ में बनेगा OH-। इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहलाएगा KH2। फिर ये जो बना H2PO4-, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, और फर्दर हाइड्रोलिसिस से ये बनाएगा H3PO4, और साथ में बनेगा एक और OH-। इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहलाएगा KH3। ठीक है, अब वीक एसिड से मिले हुआ आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो KH की वैल्यू KW/K होगी, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब बात यह है कि KW/K कौन सा आएगा, K1 आएगा, K2 आएगा, K3 आएगा, इस स्टेप के लिए अगर KH लिखा जाए तो इसको देखने के लिए क्या करना है, सिंपल सा, इसको देखिए, फॉस्फेट आयन है और HPO4-2 आयन है, तो ये दोनों चीज़ें
ये दोनों चीजें H3PO4 के डिसोसिएशन के किस स्टेप में आते हैं? फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में? H3PO4 के डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। ये जो K दिए गए हैं ये H3PO4 के डिसोसिएशन के ही दिए गए ना, तो H3PO4 के डिसोसिएशन के किस स्टेप में ये दोनों चीजें आती हैं? तो शायद थर्ड स्टेप में आती है। तीसरे स्टेप में ये डिसोसिएट करके ये बनाता है। समझ आ रहा है? तो KH1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो KW अपॉन Ka3 हो जाएगा, थर्ड स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट। उसी तरीके से KH2 क्या हो जाएगा? तो KW अपॉन Ka2 हो जाएगा, और KH3 क्या हो जाएगा? तो KW अपॉन Ka1 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये दोनों फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं तो Ka1 आएगा, ये दोनों सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं तो Ka2 आएगा, ये दोनों थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं तो Ka3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसका कंसंट्रेशन हमने लिया था C, इसमें से कुछ X डिसोसिएट कर जाएगा, हाइड्रोलाइज कर जाएगा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा X, इसका भी हो जाएगा X। अब ये जो X बना है इसमें से कुछ Y रिएक्ट कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो Y, ये ऑलरेडी X है तो ये हो जाएगा X प्लस Y, यहाँ भी हो जाएगा X प्लस Y, और यहाँ हो जाएगा X माइनस Y, यहाँ X माइनस Y हुआ है तो यहाँ भी X माइनस Y। अब ये जो Y बना है इसमें से कुछ रिएक्ट करेगा Z, ये बन जाएगा Z, और ये बन जाएगा X प्लस Y प्लस Z, ये प्लस Z, ये प्लस Z, और ये Y माइनस Z। समझ रहे हैं? है क्या चीज कि Ka1 काफी बड़ा होता है Ka2 से, और K2 काफी बड़ा होता है K3 से, ऐसा होता है। K1 अगर काफी बड़ा है, K3 काफी छोटा है, तो KH1 में देखिएगा ध्यान से, KH1 में KW अपॉन K3 है ना, K3 सबसे छोटा है और वो डिनोमिनेटर में है, तीनों में न्यूमरेटर KW ही है, तो K3 सबसे छोटा, उससे डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटी सबसे बड़ी हो जाएगी। नहीं, मतलब KH1 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, उसके बाद KH2, उसके बाद KH3, ऐसा हो जाएगा। नहीं, KH1 इज मच मच ग्रेटर देन KH2 एंड KH2 इज मच मच ग्रेटर देन KH3। और अगर ऐसा है तो हम लोग फिर बोल सकते हैं कि X इज मच मच ग्रेटर देन Y, Y इज मच मच ग्रेटर देन Z। ऐसा हम लोग लिखे भी थे शायद, अगर पिछला केस याद हो, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का pH कैलकुलेट करने वाला, उसमें इसी तरह की चीज़ें आ रही थी ना। खैर, तो X को हम लोग बोल सकते हैं Y से काफ़ी बड़ा होगा, और Y की वैल्यू Z से काफ़ी बड़ी होगी, और इसके बेसिस पे फिर अगर इक्वेशन बनाया जाए तो KH1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? X माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई C माइनस एक्स। y को x के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि y बहुत छोटा है, y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और z तो नेग्लेक्ट होगा ही, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स। तो इसका मतलब KH1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स, और अगर x नेग्लेक्ट हो गया तो KH1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई सी। जो वहां लिखे थे सेम वही इक्वेशन आ रहा है, बस वहां पे क्या था? K1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स या एक्स स्क्वायर अपॉन C, वहां K1 था, यहाँ पे क्या है? KH1, और KH1 किसके बराबर है? KW अपॉन K3। उल्टा हो गया थोड़ा सा, बस समझ आ रही बातें? चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे इस पे बात करते हैं और दोनों इक्वेशन डिराइव करते हैं। नोट कर लिया? चलिए
इसी तरह अगर KH2 लिखना हुआ तो KH2 क्या लिखा जाएगा, y माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो यहाँ पे z को नेग्लेक्ट कर देंगे y के कंपैरिजन में, y और z को नेग्लेक्ट कर देंगे x के कंपैरिजन में, और y को नेग्लेक्ट कर देंगे x के कंपैरिजन में। तो ये क्या बचेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स, तो x और x कैंसिल, तो KH2 इज इक्वल टू y। वहाँ पे K2 इक्वल टू y आया था, यहाँ पे KH2 इक्वल टू y। ठीक है। इसी तरह KH3 का अगर एक्सप्रेशन बनाया जाए, KH3 z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई y माइनस जेड। तो यहाँ पे y और z नेग्लिजिबल और y कंपैरिजन में z नेग्लिजिबल, ये z तो रहेगा। तो KH3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH3 इक्वल टू xz अपॉन y, जो वहाँ आया था वही। K3 इक्वल टू वहाँ पे आया था xz अपॉन y, यहाँ पे KH3 इक्वल टू xz अपॉन y। हाँ, KH3 किसके बराबर, तो KW अपॉन KA1। ठीक है। तो इक्वेशंस वैसे ही हैं, बस वहाँ पे K होता था, यहाँ पे KH। याद रखने में इजी है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चंस भी उसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसा वहाँ करते थे हम लोग। चलिए, तो इसको नोट करिए। नोट कर लिया। चलिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वैसा ही सॉल्व होगा जैसा पहले हम लोग किसी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड या वीक पॉलीएसिडिक बेस के लिए कर चुके हैं। ठीक है ना। हाँ, Na3PO4 में 3 बार हाइड्रोलिसिस हुआ तो 3 इक्वेशन बना, KH1, KH2, KH3 का। अगर वही Na2S लेते, Na2S जो H2S से बना है, तो उसका S-2 का 2 ही स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता, तो वहाँ 2 ही इक्वेशन बनता, KH1 और KH2। KH1 वही होता x² और KH2 वही होता y के बराबर। ठीक है। एक बार पलट के देखिएगा, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड वाला जैसा वैसा वहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे भी है, बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब बस वहाँ Ka था, यहाँ KH है। एक बार x, y और z हम लोग निकाल लेंगे तो उसके बाद हमसे जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी हम लोग बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट केस पे आया जाए। केस 7। केस 7 लिखिए इसमें, सॉल्यूशन कंटेनिंग इनकम्प्लीट सॉल्ट। Solution containing incomplete salt। लिखा। इनकम्प्लीट सॉल्ट में, इनकम्प्लीट सॉल्ट का मतलब याद है ना, जो एसिड या बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने। मतलब एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन बचा रह जाए। जैसे NaH2PO4 ये H3PO4 से बन रहा है, उसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, एक ही निकला है, 2 अभी भी बचा हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट सॉल्ट हुआ नहीं। या Na2HPO4 इसमें भी अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना,
या NaHS या NaHCO3 या NaHC2O4, ये H2S से बना है एक एसिडिक हाइड्रोजन, ये H2CO3 से बना है एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा है, ये H2C2O4 से बना है एक निकला है हाइड्रोजन, एक अभी भी बचा हुआ है। तो ये सारे सॉल्ट्स जो हो गए ये इनकम्प्लीट सॉल्ट हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट सॉल्ट। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं NaHS का। NaHS का एक्वस सॉल्यूशन है, NaHS का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन C दिया गया हमें, और जिस वीक एसिड से बना है, किस वीक एसिड से बना है? H2S। किस वीक एसिड से बना है? तो H2S। तो H2S के दो K होंगे, K1 और K2। तो इसके दो K हमें दिए गए, K1 और K2, ठीक है। अब होगा क्या? NaHS ये एक सॉल्ट है, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये तो पहले कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस एक्वस में और HS माइनस एक्वस में, Na प्लस एक्वस और HS माइनस एक्वस। ये जो Na प्लस आयन है इसका तो कुछ होना नहीं है, इसका तो हाइड्रोलिसिस वगैरह होगा नहीं। ये जो HS माइनस आयन है इसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा? तो हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये किससे आ रहा है? वीक एसिड H2S से, तो HS माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा। बट बात ये है कि इसका हाइड्रोलिसिस तो होगा ही, साथ में HS माइनस के पास अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H2S से बना है, उसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन होते थे, एक निकल गया है, एक अभी भी बचा हुआ है, तो ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, H प्लस भी दे सकता है, मतलब HS माइनस डिसोसिएट करके H प्लस और S माइनस 2 बना सकता है। समझ आ रही है बात? HS माइनस का हाइड्रोलिसिस तो होगा ही, साथ में HS माइनस का डिसोसिएशन भी होगा H प्लस और S माइनस 2 में। तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे साथ साथ होंगी। कौन सी दोनों रिएक्शन? तो HS माइनस का हाइड्रोलिसिस, HS माइनस एक्वस प्लस वाटर, इससे क्या बनेगा? तो HS माइनस वाटर से H प्लस लेगा, H2S बनाएगा और साथ में बनेगा OH माइनस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा KH, और KH की वैल्यू क्या होगी? तो KW अपॉन KA। KA कौन सा आएगा? H2S और HS माइनस किस स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं? पहले स्टेप में। तो KH क्या हो जाएगा? KW अपॉन KA1। समझ आ रही है बात? ये रिएक्शन हो गया, HS माइनस का हाइड्रोलिसिस हो गया। बट जो HS माइनस है ये फर्दर डिसोसिएट करके H प्लस एक्वस और S माइनस 2 एक्वस भी बनाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहलाता है Ka2, नहीं? ये H2S के डिसोसिएशन का सेकेंड स्टेप है, नहीं? तो यहाँ पे ये दो रिएक्शन हो रही होंगी। इस रिएक्शन में HS माइनस कैसे बिहेव कर रहा है? तो एज अ बेस बिहेव कर रहा है, इससे हमें OH माइनस मिल रहा है। और इस वाले रिएक्शन में HS माइनस कैसे बिहेव कर रहा है? तो एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, इससे हमें H प्लस मिल रहा है। मतलब HS माइनस दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। इसी को हम लोग कुछ स्टार्टिंग में बोले थे, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, नहीं? याद आ रहा है? ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उसको बोला जाता है एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो HS माइनस क्या है? एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। लिखा भी गया था स्टार्टिंग में, अगर याद हो तो। समझ आ रहा है ये? चलिए, तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है pH। उसके लिए हम लोग कंसंट्रेशंस वगैरह यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। क्या डिफरेंट चीज़ यूज़ किया जाता है? हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन माइनस सेकेंड रिएक्शन कर देते हैं। फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब सेकेंड वाले रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। सेकेंड वाले रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर देना। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इसको रिवर्स करेंगे तो HS माइनस राइट साइड में चला जाएगा और HS माइनस यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, है ना? HS माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या चीज़ें आ जाएंगी? तो H प्लस और S माइनस 2, H प्लस एक्वस और S माइनस 2 एक्वस, और यहाँ रहेगा एक वाटर प्लस H2। इससे हमें क्या मिल रहा होगा?
एच एस माइनस राइट साइड में आके कैंसिल हो गया, ये दोनों चीजें बची रहेंगी। क्या बचा रहेगा? H2S एक्वस और OH माइनस एक्वस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो KW अपॉन K1, और इसको रिवर्स किया था तो K2 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर KW अपॉन K1 इंटू K2। समझ आ रहा है इतना? अब होगा क्या, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KW अपॉन K1 इंटू K2, ये अगर लिखा जाए तो ये किसके बराबर होगा? तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H2S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस टू इंटू H प्लस, ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर नीचे खुद से H प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो H प्लस इंटू OH माइनस, ये क्या हो गया? KW हो गया। नहीं, H प्लस इंटू OH माइनस क्या हो गया? KW। तो लेफ्ट साइड में KW अपॉन K1 इंटू K2, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस, ये क्या हो गया? KW इंटू कंसंट्रेशन बचेगा H2S का, अपॉन में क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस टू, ऐसा बचेगा, है ना? समझ आ रहा है इतना? नहीं आ रहा है? चलिए पहले यहां तक नोट करिए, उसके आगे फिर बात करते हैं, आगे फिर डिराइव किया जाता है। नोट कर लिए? चलिए, यहाँ पे अब आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एजम्पशन लेते हैं। छोटा सा एजम्पशन क्या होता है कि जितना H2S बन रहा है पहले रिएक्शन में, उतना ही S-2 लगभग बन रहा है दूसरे रिएक्शन में। ये हमारा एजम्पशन होता है यहाँ पे। एजम्पशन क्या एजम्पशन है? कंसंट्रेशन ऑफ H2S इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ S-2। ठीक है, ये अज्यूम करते हैं हम लोग। बिना इस अजम्पशन के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन बनता है बहुत। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये अजम्पशन ऑलवेज ट्रू होगा, हम लोग इसको मान के ही चलेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो H2S और S-2 हम लोग क्या मान रहे हैं? लगभग बराबर। तो ये जो, अच्छा यहाँ KW कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये जो लिखा गया 1 अपॉन K1 इंटू K2 इज इक्वल टू, उधर H2S है, अपॉन में है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ S-2। तो H2S और S-2 हमने क्या मान लिया? लगभग बराबर, इन दोनों का कंसंट्रेशन। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा? तो ये बचेगा H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू, H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू Ka1 इंटू K2। H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 इंटू K2। तो यहां से H प्लस को क्या लिखा जा सकता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू K1 इंटू K2 होल रेज टू द पावर 1/2। नहीं, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और अगर ऐसा हुआ
अगर ऐसा हुआ तो हम लोग H प्लस लिखे हैं K1 इंटू K2 का पावर 1/2, निगेटिव लॉग ले ले दोनों तरफ अगर, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K1 इंटू K2, तो हाफ जो पावर में वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस लॉग K1 माइनस लॉग K2। तो ये वाला टर्म तो pH हो गया, तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ ये वाला टर्म pK1 और ये वाला टर्म pK2 प्लस में आएगा, है ना, माइनस लॉग K2 pK2, है ना। तो ये pH इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2। pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2। ये हो गया इसके pH का फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2। चलिए इसको नोट करिए और फिर कुछ एक दो चीज़ें और इसमें बात करते हैं। नोट कर लिए, ये जंक्शन नोट किया है, जंक्शन कहीं साइड में नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट किया है तो, अगर नोट किया तो अच्छी बात है। चलिए चलिए NaHS था उसके लिए तो ठीक है, हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2, ये समझ में आ गया, ठीक है। बट मान लीजिए ये है NaH2PO4, NaH2PO4, तो इसके लिए हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2। बात ये कि ये किस एसिड से बन रहा है, H3PO4 से, उसके लिए 3 K होते हैं, K1 K2 K3, बट यहाँ 2 ही K आना है, तो कौन सा 2 आएगा, K1 K2 आएगा, K2 K3 आएगा या K1 K3 आएगा, ये अब कैसे डिसाइड करेंगे। तो सिंपल सा एक काम करिए, इसको वाटर में डालेंगे तो ये Na प्लस और H2PO4 माइनस में टूटेगा, है ना। Na प्लस का तो कुछ होना नहीं है, जो होना है वो किसका होना है, H2PO4 माइनस का। और क्या होना है, तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये वाटर से H प्लस लेगा और H प्लस लेगा तो ये क्या बना देगा, H3PO4। और दूसरा चीज क्या होगा, तो ये बेस की ये H प्लस देगा फर्दर डिसोसिएट करके। 2 चीजें होती थी ना, एक बार हाइड्रोलिसिस होता था और एक बार एसिड की तरह काम करता था। तो ये टूटेगा, इससे एक H प्लस निकलेगा और ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HPO4-2 में। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए, मतलब क्या, सिंपल सा करिए, ये जो आयन हमें मिला है इसको एक बार आप H प्लस दे दीजिए और एक बार इससे आप H प्लस निकाल दीजिए। H प्लस इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा, H प्लस निकाल देंगे तो ये बन जाएगा। अब इसके लिए pH लिखिए हाफ ऑफ pKa, कौन सा K, अब ये डिसाइड करेंगे कैसे, तो ये देखिए कि ये दोनों चीजें H3PO4 के डिसोसिएशन के किस स्टेप में आती हैं। H3PO4 के डिसोसिएशन के फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में, तो ये दोनों चीजें शायद फर्स्ट स्टेप में आती है, नहीं, तो यहाँ आ जाएगा pK1, जो स्टेप वही है ना। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों चीजें H3PO4 के डिसोसिएशन के किस स्टेप में आती हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो ये दोनों शायद सेकंड स्टेप में आती हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए pK2, तो इसका pH हो गया। समझ रहे हैं। या इसी तरह से सपोज करिए हमारे पास है Na2HPO4, Na2HPO4 है, ठीक है। तो Na प्लस का तो कुछ होना नहीं है, किसका होगा, HPO4-2 का।
तो इसको क्या करिए, एक बार H प्लस दे दीजिए और एक बार इससे H प्लस निकाल दीजिए। अगर इसको H प्लस देंगे तो क्या बनेगा, इससे H2PO4 माइनस, और इससे H प्लस निकाल देंगे तो क्या बनेगा, PO4 माइनस 3। तो इसका pH क्या लिखेंगे, तो हाफ ऑफ, ये दोनों चीज़ें किस स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं, तो सेकेंड स्टेप में, तो pK2, और ये दोनों चीज़ें किस स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं, तो थर्ड स्टेप में, तो pK3। तो ये शॉर्टकट है इसके लिए pH निकालने का, इस तरह के सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। एक बार H प्लस देना है और एक बार H प्लस निकाल देना है, और देख लेना है कौन कौन सा स्टेप, जो स्टेप उसी का करस्पॉन्डिंग pK आ जाएगा, ठीक है। चलिए इनको भी नोट कर लीजिए वहाँ पे। नोट कर लिया, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, इस तरह के सॉल्ट का भी pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इस तरह के भी सॉल्ट का pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन है, कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके लिए उनका pH उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, इनमें से कितने ऐसे कंपाउंड हैं जिनके लिए उनका pH उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमें बताना है। चलिए सोचिए एक बार और बताइए। हो गया, चलिए एक एक करके देखा जाए। इसके लिए इसका pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, NaCl के लिए। तो ये सॉल्ट है, कैसा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका तो pH 7 होता है, नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो। नहीं समझ आ रही है बात, नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका pH इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा 7 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। Na2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका भी pH इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका pH इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C, ऐसा होता है ना।
कंसंट्रेशन आता है log C, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। NH4Cl सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका भी pH इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका pH होता है हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C, तो log C आ रहा है वहाँ पे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो इसका pH होता है हाफ ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb, तो इसका pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारे आंसर में आएगा। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये भी वही है, सेम वही चीज़ है ना जो अभी था, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, तो ये भी हमारा आंसर होगा। CH3CON ने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो इसके लिए pH डिपेंड करेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। NaHS अभी देखें हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये हमारे आंसर में आएगा। ये भी इनकम्प्लीट सॉल्ट है, तो ये भी हमारे आंसर में आएगा। ये क्या है, कंप्लीट सॉल्ट, Na3PO4 डेरिवेशन में देखे थे KH1 = x²/C, तो वहाँ C आया था, x की वैल्यू निकालेंगे तो C पे डिपेंड करेगा वो, और x की वैल्यू OH माइनस के बराबर होती है, तो इसके लिए ये हमारे आंसर में नहीं होगा। तो कितने ऐसे सॉल्ट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर हो जाएगा 6। समझ रहे बात? चलिए, तो सॉल्ट जितने भी तरह के हम लोग को देखने थे वो हम लोग ने देख लिए। अब सिर्फ एक केस और बचा है बफर सॉल्यूशन का, कि अगर सॉल्यूशन में कोई बफर हो तो उसका pH हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बस बचा है, ये अब हम लोग को देखना है। ठीक है, तो वो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन का pH कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।